एक डॉक्टर होती हैं जिनकी शादी 5 वर्ष पहले ही हुई है, एक बहुत ही अच्छे सभ्य परिवार में। जिनके इनके पति हैं वो इंजीनियर हैं, सास ससुर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, एक पढ़ा लिखा सभ्य परिवार है। लेकिन जो ये बहू है जो डॉक्टर हैं पेशे से, ये जहाँ भी जाती हैं परिवार में, जहाँ पर रिश्तेदार होते हैं या कोई फंक्शन होता है, कोई फैमिली फंक्शन होता है या घर में ही कोई भी आ जाता है, तो जब भी 4 लोग जुड़ते थे उससे सिर्फ एक ही सवाल किया जाता था कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो, शादी को बहुत वक्त हो गया, आखिर खुशखबरी कब सुना रही हो। ये सारी चीजें सुन सुनकर कई बार तो उससे दौरे भी पड़ जाते थे, वो इतना परेशान हो जाती थी, इतना विचलित हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसे इस सवालों में घेरा जाता था कि आखिर खुशखबरी कब सुनाओगे। लेकिन कहते हैं कि पढ़े लिखे परिवार में भी अगर ऐसे ही तानों का एक बहू को शिकार बनाया जाए तो आखिर उसके भी बर्दाश्त की हदें कभी ना कभी पार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, ये डॉक्टर सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, एक आवाज तक नहीं उठाती, लेकिन उसकी चुप्पी का अंजाम यह होता है कि एक बार अचानक से ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज से 20-22 साल पहले जो चीजें हुआ करती थी, लड़कियों को परेशान किया जाता था, बहुओं को परेशान किया जाता था, वो आज के वक्त में, आज पढ़ी लिखी जहाँ पर जनरेशन है, जहाँ पर पढ़े लिखे युवा हैं जो पुरानी रूढ़िवादी सोच को मानते ही नहीं हैं, ऐसे में भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आखिर समाज हमारा किस दिशा की ओर जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़ और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनकर के शायद आप भी सोचेंगे कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ जाहिल लोगों में शायद ही कोई अंतर होगा। एक व्यक्ति है जो अधानी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि फला फला जगह पर हमारी बहू का एक्सीडेंट हो गया है और वो जख्मी हालत में वहां पर पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, साथ ही साथ आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो युवती है, महिला है, जो बाइक से गिरी है, उसके सर से बेहद खून निकल रहा है। जो साड़ी का पल्ला है वो बाइक के टायर में, मोटरसाइकिल के टायर में बुरी तरह से उलझा हुआ है, जिसे बड़ी ही मशक्कत के बाद निकाला जाता है, आखिर काट कर निकाला जाता है। वो इतना बुरी तरह से उलझ चुका था। देखा जाता है सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका पूरा बदन किसी नुकीली पथरीली सड़क पर घसीटते हुए आया है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। अब पूछा जाता है कि इसके साथ कौन है, तो जो 2 लोग हैं वो अपनी पहचान बताते हैं। एक ससुर होने का दावा करते हैं और दूसरा सास होने का दावा करती हैं। वो बताते हैं कि ये उनकी बहू है। तुरंत पुलिस टीम युवती को उठाती है और चिकित्सालय पहुंचा देती है। चिकित्सालय में जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं, देख करके सिर्फ यही कहते हैं कि आपको आने में बहुत देर हो गई। उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अब लाश को ले जाने की तैयारी हो रही है कि अब मौत हो गई है। मौत होने के बाद अब उसके ससुर से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो ससुर बताते हैं कि हम 3 लोग रास्ते से, एक मंदिर है वहां पर हमने कोई मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी करके हम लोग वहां से आ रहे थे और रास्ते में बहू के साथ ये दुर्घटना घटित हो गई। पुलिस वाले कहते हैं कि 3 लोगों का एक बाइक पर जाना तो कानूनी अपराध है, आपने कानून तोड़ने का उल्लंघन जैसा अपराध क्यों किया। वो कहते हैं कि साहब मजबूरी थी। मजबूरी? पुलिस वालों ने पूछा आखिर कैसी मजबूरी थी, तो वो बताना शुरू करते हैं कि साहब मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों एक प्रचलित मंदिर है वहां पर गए थे जहां पर मन्नतें पूरी की जाती हैं।
वहाँ से जब ये आने लगे तो काफ़ी रात हो गई, रात का समय था, इनकी आखिरी बस भी छूट गई, कोई साधन नहीं था। जो मेरी बहू है, इसका जो पति है वो बाहर रह कर के नौकरी करता है। अब मुझे इन दोनों को लेने जाना पड़ा। मेरे पास बाइक ही एक ऑप्शन था। हम बाइक से आ रहे थे। हम तीनों जैसे ही रास्ते में आ रहे थे, सुनसान रास्ता था, अंधेरा हो रहा था। बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और हमारी बहू गिर जाती है और उसके सर में चोट लगती है और वो काफ़ी दूर तक घिसड़ते हुए आगे आती है और मैंने जब तक बाइक को संभाला तब तक वो बहुत दूर तक घिसड़ते हुए आ चुकी थी। अब ये कहानी सुन तो ली जाती है, लेकिन कहानी उनके शब्दों से और घटना स्थल पर हुई घटना से मैच नहीं कर रही थी। तब तक जो लड़की है, लड़की का नाम होता है डॉक्टर रेणुका, उसके घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो एक कहानी बताते हैं कि जो इसके सास ससुर हैं और जो इनके पति हैं वो हमारी बहू को काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। परेशानी करने का कारण पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमारी बेटी काफ़ी समय से, शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही थी। इसी चीज़ का उसे बार बार ताना दिया जाता था और उससे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। अब एक कहानी मायके वालों की भी सुन ली जाती है। अब पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है, लेकिन पुलिस वालों के अंदर एक शक है कि जो घटना स्थल है वहाँ पर देखी हुई चीज़ें और जो ये कहानी सुना रहे हैं वो कुछ आपस में मेल क्यों नहीं खा रही। लेकिन पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। आखिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब जो उसमें होता है उससे देखकर सब चौंक जाते हैं। एक ऐसा खुलासा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटीमार्टम, एक होता है पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम में क्या होता है कि जब इंसान जीवित है, जीवित होने पर उसे जो जख्म दिए जाते हैं वो आ जाते हैं एंटीमार्टम के अंदर। और जब व्यक्ति मर चुका है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है, फिर उसे कितना भी मारा जाए, पीटा जाए, जख्मी किया जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पोस्टमार्टम में। रिपोर्ट के अंदर पता चलता है कि उससे बहुत सारे जख्म एंटीमार्टम हैं, जिसमें सर पर गहरी चोट है, यानी जब तक वो जीवित थी, यानी डॉक्टर रेणुका तब तक जीवित थी। गला घोटा गया तब तक भी वो एंटीमार्टम में है, यानी तब तक भी वो जीवित थी। लग रहा है कि गला किसी चीज़ से भिज गया, चलो मान लेते हैं कि दुपट्टा फंस गया होगा, साड़ी लिपट गई होगी, लेकिन सर में गहरी चोट का होना और जो शरीर है वो घिसड़ते हुए आना, ठीक है, ये भी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि सर पर इतनी भारी वस्तु से मारा गया है, ये चोट आखिर कैसे आई, सांस रुका वो कैसे रुका, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो एक कहानी का पहलू ये भी बन जाता है। और दूसरी कहानी का पहलू था कि उसके मायके वालों की शिकायत थी कि उसका पति, उसकी सास और उसके ससुर उसे बहुत परेशान करते थे। अब आखिर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है और सास ससुर को उठा लेती है। अब सास ससुर को उठाने के बाद उनसे कहा जाता है कि देखो, अब तक जो तुमने कहानी सुनाई वो घटना स्थल से मैच नहीं खाती, अब तुम सही सही कहानी बताना शुरू करो। अब पहले तो वो लोग आनाकानी करते हैं, लेकिन अब बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक बेटा है जिसका नाम है संतोष, उसकी उम्र है, संतोष होनाकंडे, जिसकी उम्र है 38 वर्ष। उसकी एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर। और जो उसके पिता हैं उनका नाम है कमलान होनाकंडे, जिनकी उम्र है 65 वर्ष। और उनकी जो पत्नी है, यानी संतोष की जो माँ है, जयश्री होनाकंडे, जिनकी उम्र है 63 वर्ष। एक परिवार में यही 3 लोग रहते हैं। कमलान होनाकंडे और जयश्री होनाकंडे अपने बेटे संतोष होनाकंडे के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बेलगाम
बेलगावी के पास ही एक बहुत ही अच्छे सभ्य परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है डॉक्टर रेणुका, जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही है। काफी अच्छे परिवार से, काफी संपन्न परिवार है, संपन्न परिवार की वो लड़की है, यानी मतलब अच्छा खासा दहेज भी मिल जाएगा। अब वहां पर अब ये लोग जाते हैं। अब ये 4 से 5 लोग जाते हैं, लेकिन इन्हें शो ऑफ करना है। ये 4 फॉर्च्यूनर कार लेकर के जाते हैं ताकि ये दिखा सकें कि हम कितने अमीर हैं। ये चाहते तो एक गाड़ी में भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने दिखावा करना जरूरी समझा ताकि लड़की वालों पर रौब जमा रहे। जाकर देखते हैं, लड़की पसंद आ जाती है, रिश्ता हो जाता है। लड़की वालों को भी लड़का अच्छा खासा इंजीनियर लड़का था, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। और 2020 में संतोष होनाकंडे और डॉक्टर रेणुका का विवाह हो जाता है। अब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोनों का विवाह होने के बाद पति उसे बेहद प्रेम करता है, सास जयश्री भी उन्हें बेहद प्रेम करती है, ससुर कमलान भी उसे बेहद प्रेम करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। ऐसे करते करते 1 वर्ष शादी को बीत जाता है। शादी के लगभग 1 वर्ष बाद अब दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। अनबन शुरू होने के बाद ये जो संतोष हैं, ये संतोष बाहर रह करके सतारा, महाराष्ट्र सतारा में रह करके जॉब किया करते थे। अब वहीं पर ये अपनी पत्नी डॉक्टर रेणुका को भी लेकर के चले जाते हैं। कुछ समय तक वो उसके साथ रहती है, लेकिन वहां पर भी दोनों में झगड़ा बना रहता है। जैसे ही कुछ समय बाद वो परेशान हो जाता है, तो अपनी पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़ करके वापस सतारा महाराष्ट्र में चला जाता है। वहां जाने के बाद अब जो रेणुका है, अब तक तो उसे पति परेशान कर रहा था, लेकिन अब सास ससुर भी उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसे बात बात पे ताने दिए जाते हैं, उसके साथ जितना हो सकता है उन्हें काम कराया जाता है। उसे बार बार कहा जाता है कि 5 वर्ष बीत गए, लेकिन तुम हमें कोई वारिस नहीं दे सकी, तुमसे शादी करके हमारे बेटे के भाग्य फूट गए। लेकिन वो सब कुछ सहन करती रहती है, लेकिन अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने एक सभ्य परिवार में मेरी शादी की ताकि मैं सुखी रह सकूं। लेकिन वो दुखी नहीं करने का ये जो फैसला लेती है, इसके साथ साथ वो किसी को कुछ नहीं बताती, बस जो उसके साथ हो रहा है उसे सहन करती चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। 2020, 21, 22, 23, 24 और अब 25 आ चुका था, यानी 5 वर्षों तक वो बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन अब आज से 7-8 महीने पहले ये लोग क्या करते हैं, गुपचुप तरीके से अपने बेटे संतोष की शादी कहीं पर कर देते हैं। शादी करने के कुछ समय बाद ही पता चलता है कि जो वो दूसरी वाली बहू है वो गर्भवती है। अब इन्हें लगता है कि घर में वारिस आने वाला है, लेकिन कभी ना कभी रेणुका को ये बात पता चल जाएगी तो परेशानी होगी, क्योंकि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना भी कानूनी अपराध है। उसकी नौकरी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ कि वारिस की ज़रूरत उन्हें है, जो 5 वर्षों के बाद उन्हें मिल रहा है। तो वो प्लान बनाते हैं क्यों ना रेणुका को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए वो एक सोची समझी साजिश रचते हैं। एक दिन जिसमें तीनों शामिल हैं, यानी पति वहां पर है नहीं, लेकिन साजिश में शामिल है। वो तीनों एक साजिश बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, जिसमें जो कमलान है वो और उसकी पत्नी जयश्री बोलती हैं कि बहू, एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की हर मान्यताएं पूरी होती हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं, वहाँ जाकर क्या पता तुम्हारी गोद भर ही जाए। बहू है, जो सास ससुर कहते हैं वो मान लेती है, उसे पता नहीं है कि कल को क्या होना है। अब वो लोग चले जाते हैं। तय सीमा पर जानबूझकर पूजा पाठ में इतना समय लगाया जाता है कि बस का समय निकल जाता है। उन्हें पहले से पता है कि इस समय के बाद बस नहीं मिलेगी। जयश्री अपने पति को फोन करती है कि हमें लेने आ जाओ, बस निकल गई। अब बहू हर चीज से अनजान है,
उसे बिठा करके, यानी वो जो कमलान है वो अपनी पत्नी जयश्री को पीछे बिठाते हैं और उसके पीछे रेणुका को बिठा लिया जाता है। और अब बिल्कुल सुनसान इलाके में, जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, लगभग उस जगह आकर के वो अपनी पत्नी को कोहनी मारकर इशारा देते हैं कि अपने काम को अंजाम दे दो। जो जयश्री है वो इशारा पाते ही एक जोर का झटका देकर अपनी बहू रेणुका को गिरा देती है। जैसा कि तीसरा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं सकता, ज्यादा जगह पर वो बैठा नहीं होता, रेणुका गिर जाती है और गिरने से उससे चोट लगती है। वो आगे जाकर बाइक रोकते हैं और जाकर देखते हैं बहू जख्मी है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं, वो कुछ बोलना चाह रही है। तभी ससुर आसपास देखता है एक भारी सा पत्थर उठाता है और उसके सर में मारता है। सर में मारने के बाद भी खून बेहद निकल रहा है, लेकिन उसी की साड़ी का पल्ला लिया जाता है और उसका गला घोंटकर मार दिया जाता है। अब इंतजार किया जाता है कि पूरी तरह से कि अब ये मर चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थमते। उसके साड़ी के पल्ले को अपने टायर में इस तरह से उलझाया जाता है और 120 मीटर तक घसीटा जाता है और इस तरह से ये चीजें दिखाई जाती हैं कि ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल केस लगे। अब उसको घसीटने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, इंतजार करते हैं और फिर अधानी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और फिर वही कहानी सुनाई जाती है जो मैं पहले आपको सुना चुकी हूँ। लेकिन यहाँ से सारा मामला खुल जाता है और तब जो तीनों लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी पति संतोष होनाकंडे को, कमलान होनाकंडे को और जयश्री होनाकंडे को। अब तीनों जेल में हैं। जो बहू रेणुका है वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन जो एक और बहू है जिससे विवाह हुआ है उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिस वारिस के लिए उन्होंने इतनी जहज्जत की थी वो अब अनाथ हो चुका है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कभी कभी हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आगाज से पहले अंजाम के बारे में सोच लें तो उस घटना को होने में रोका जा सकता है, उस घटना को होने से रोका जा सकता है, ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन आज के पढ़े लिखे सभ्य समाज में भी अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, बहुओं को आज भी वारिस के लिए परेशान किया जाए, तो ये कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम आज भी पढ़े लिखे सभ्य समाज में रह रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि आज की पढ़ी लिखी समाज में अगर उस बहू ने इतना सहन नहीं किया होता, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, एक सभ्य डॉक्टर थी, प्रैक्टिस डॉक्टर थी, वो चाहती तो इस अत्याचार को सहन ना करती, कहीं दूर जा कर के रह सकती थी, अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उसने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उसकी हिम्मत ना हारने का अंजाम ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।